राकेश एक अनाथ लड़का था, पर किसी तरह भीख मांगकर उसने पढ़ाई लिखाई कर डाली। जब वो बड़ा हुआ तो टीचर बनना चाहता था, पर कभी पेपर लीक हो जाता तो कभी कुछ हो जाता। इस वजह से उसने एक नया प्लान सोचा। अब मैं नौकरी के लिए इधर उधर हाथ पैर नहीं मारूंगा। अगर किसी चीज पर डिपेंड हो जाऊं तो वो कमजोरी बन जाती है। अब जो करना है मैं खुद करूंगा। इस गांव में ही पला बड़ा हूँ। मेरी तरह जितने भी इस गांव में गरीब बच्चे हैं, मैं उन सबको फ्री में पढ़ाऊंगा और अपने मोबाइल से ही वीडियो पढ़ाते हुए रिकॉर्ड करके ऑनलाइन भी अपलोड कर दूंगा, जिससे बहुत सारे लोग ऑनलाइन फ्री में पढ़ाई कर सकें। अगले दिन ही गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा करना पड़ेगा। बच्चों, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है और इस पूरे ब्रह्मांड को समझना है तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, वरना कोई भी तुम्हें मूर्ख बनाकर अपना काम निकलवाता रहेगा। तभी गांव की एक छोटी बच्ची ने कहा, भैया मैं पढ़ना चाहती हूँ। एक बार मैंने स्कूल में नाम भी लिखवाया था, पर फीस देने के लिए मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे तो नाम कटवा दिया। मैं हर उस बच्चे को फ्री में पढ़ाऊंगा जिसके अंदर पढ़ने का जुनून है। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए, लेकिन तभी अचानक बहुत जोर की बारिश होने लगी। बच्चों, अभी तुम लोग जाओ। जैसे ही बारिश खत्म हो जाए शाम को इसी बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना। सारे बच्चे शाम को उसी बरगद के नीचे आ गए। राकेश पूरी तरह से भीगा हुआ था। भैया आप तो पूरी तरह से भीगे हुए हैं। जैसे ही बारिश शुरू हुई तुम लोग तो अपने अपने घर चले गए थे, पर मैं तब से यहीं बैठा हूँ और तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ। राकेश का जुनून देखकर सभी बच्चे वहीं बैठ गए और राकेश उन्हें पढ़ाने लगा। लेकिन तभी अचानक एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार बच्चे खड़े नहीं हुए, वहीं बैठे रहे। बच्चों, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। बाकी की पढ़ाई हम लोग कल करेंगे। सर, जब आप हमारे लिए बारिश में हमारा इंतजार कर सकते हैं तो हम लोग बारिश में पढ़ क्यों नहीं सकते? लेकिन तभी गांव के प्रधान अपनी कार में बैठकर वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि राकेश इतनी तेज बारिश में सबको पढ़ा रहा है। अरे मास्टर साहब, अपने बारे में ना सही तो कम से कम इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचिए। अगर इन्हें कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? राकेश को भी ये बात ठीक लगी और उसने सभी बच्चों को अपने घर जाने के लिए बोल दिया। अब राकेश कोई ऐसी जगह ढूंढने लगा जहाँ पर बारिश में बच्चों को पढ़ा सके, पर गांव में किसी ने उसे जगह नहीं दी। प्रधान जी से मदद लेकर देखता हूँ, वो मुझे थोड़े समझदार लग रहे थे, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। राकेश झमाझम बारिश में ही प्रधान जी के घर पहुँच गया। प्रधान जी, मैं इस गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। मैं उनसे कोई फीस नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद देख रहे हैं ना, इतनी तेज बारिश हो रही है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे बस थोड़ी सी जगह दे दीजिए जहाँ पर छत हो। देखो मास्टर जी, पढ़ने के लिए बहुत सारे स्कूल हैं, जिनके माँ बाप को अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। वो लोग मेहनत मजदूरी करके किसी भी तरह अपने बच्चों को पढ़ा ही लेंगे। आप फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हैं। प्रधान जी, ये सब गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से ये लोग अपना घर चला पाते हैं, लेकिन अगर बच्चे पढ़ लेंगे तो बड़े होकर ये अपने माँ बाप की मदद कर सकेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती है मास्टर साहब। यहाँ से जाइए, यहाँ आपकी कोई मदद नहीं होने वाली। राकेश वहाँ से चला गया और गांव में ही तेज बारिश में इधर उधर भटकने लगा और कोई जगह ढूंढने लगा जहाँ पर वो बच्चों को आसानी से पढ़ा सके। ये मास्टर अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझने लगा है। अभी तो सिर्फ यही इस गांव में पढ़ा लिखा है, तब इसने पुदीना बो रखा है हम सबके अंदर। सोचो जरा, जब पूरा गांव पढ़ लिख जाएगा तब तो पूरा गांव हमें कुछ समझेगा ही नहीं। आप चिंता मत कीजिए प्रधान जी, गांव में ऐसे कहीं पर भी ये अपनी दुकान नहीं चला सकता, क्योंकि वो सारी जमीन सरकार की है। वहीं दूसरी तरफ राकेश तेज बारिश में ही पूरे गांव में घूम रहा था, ताकि उसे कोई जगह मिल जाए जहां पर वो बच्चों को पढ़ा सके और बारिश से भी बचे रहे। तभी राकेश को एक जगह दिख गई और वो उस जगह के अंदर चला गया। अरे वाह, ये बेसमेंट सही रहेगा बच्चों के लिए। यहाँ बारिश का भी कोई असर नहीं होगा और मैं बच्चों को पढ़ाते समय वीडियो भी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर सकूंगा। अगले दिन राकेश ने गांव के सभी बच्चों को उसी बेसमेंट के अंदर बुला लिया और वहीं पढ़ाने लगा। सर, आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और ये जगह आपने अच्छी ढूंढ ली। तो बच्चों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का इतिहास जानेंगे, जिसके जरिए आपको पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। कंडीशन कितनी खराब थी अपने देश में, वहाँ से लेकर यहाँ तक कंडीशन सुधर पाई है केवल बाबा साहब की वजह से। तो इस तरह से बारिश में भी उन बच्चों की पढ़ाई जारी रही, लेकिन धीरे धीरे बारिश इतनी तेज हो गई कि गांव के सारे बांध टूट गए और उस गांव में बाढ़ आ गई। बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन उस बेसमेंट के अंदर भी उन बच्चों की छाती तक पानी भर गया। ये क्या हो गया भगवान, अब अगर जरा सा भी पानी और बढ़ गया तो बच्चे डूब जाएंगे। इन्हें किसी तरह यहाँ से निकालना होगा। बच्चों, तुम लोग धीरे धीरे करके इस बेसमेंट से निकलने की कोशिश करो। नहीं मास्टर साहब,
1 महीने हो गए पढ़ाई करते करते और अब हमें पढ़ाई की कद्र होने लगी है। आप हमें पढ़ाइए, हम खड़े खड़े ही पढ़ाई कर लेंगे और एक दिन ऐसा जरूर लाएंगे कि आगे से किसी भी बच्चे को पढ़ाई करने के लिए ऐसी कंडीशन से ना गुजरना पड़े। राकेश उन बच्चों का जोश और जुनून देखकर पानी में ही पढ़ाने लगा। तभी उस बेसमेंट के बाहर उन सभी बच्चों के माता पिता और प्रधान जी भी इकट्ठे हो गए। गाँव वालों, तुम्हें अपने बच्चों को पढ़ाने का कुछ ज्यादा ही भूत सवार था ना। अगर इन सभी बच्चों को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? प्रधान जी, जल्दी से कुछ कीजिए, बच्चों को बाहर निकलने का इंतजाम कीजिए। वहीं बेसमेंट के अंदर राकेश उन बच्चों के लिए बहुत परेशान हो गया। बच्चों, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और धीरे धीरे इस बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करो। छोटू, ये लो, मेरा मोबाइल पकड़ो। सभी बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। रानू सबसे छोटी थी, इसलिए मास्टर जी ने रानू को अपने कंधे पर बैठा लिया। अब सब लोग मेरे पीछे पीछे आओ। राकेश सभी बच्चों को लेकर धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ रहा था। वहीं छोटू मास्टर जी के मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। इससे पहले राकेश सोशल मीडिया पर लाइव पढ़ रहा था, इसलिए फोन अभी भी लाइव था। धीरे धीरे लाखों लोग गांव के इन बच्चों को देख रहे थे। राकेश सभी बच्चों को लेकर मेन गेट की तरफ पहुंच ही चुका था कि तभी अचानक बहुत जोर की लहर आई और सारे बच्चे बेसमेंट के अंदर पानी में डूबने लगे। अरे जल्दी से इधर आओ, मास्टर जी का लाइव वीडियो चल रहा है, ये तो किसी खतरे में है। इनका वीडियो तो मैं शुरुआत से देखा चला आ रहा हूँ। इस मास्टर साहब ने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली थी, उस बेसमेंट में भी पानी भर गया। अब ये सब मौत के कगार पर है। कोई गांव वाला इनकी मदद नहीं कर रहा, हमें ही कुछ करना होगा। प्रधान जी और गांव वाले बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। थोड़ी देर में वहां पर मास्टर जी की लाइव ऑडियंस में से कुछ लोग ट्रैक्टर पर नाव लेकर आ गए। वो सभी लोग उस बेसमेंट के अंदर नाव लेकर चले गए। उन लोगों ने सभी बच्चों को नाव में बिठाया और बाहर आ गए। तुम लोग कौन हो और जानते क्या हो मेरे और मेरे गांव के बारे में? प्रधान जी, आपने इस गांव के लोगों को पिछड़ा कर रखा, इसमें हमारी गलती नहीं है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। हम इन मास्टर जी की कहानी शुरू से लेकर अभी तक सब कुछ जानते हैं। कैसे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, पर उन्हें जब कहीं पर जगह नहीं मिली तब उन्होंने बेसमेंट में पढ़ाने का फैसला किया। लेकिन बारिश ने उनकी मेहनत में फिर से रुकावट डाल दी। प्रधान जी, इस गांव में कोई जमीन हो तो बताइए, हम सारे लोग मिलकर वो जमीन खरीद कर मास्टर साहब को दे देंगे ताकि सभी बच्चे पढ़ सके। प्रधान जी को थोड़ा गिल्ट फील होने लगा। बाहर से लोग आकर इसकी मदद कर रहे हैं, इससे अच्छा मैं ही इसकी मदद कर देता हूँ ताकि मेरी वाहवाही हो। देखिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। जो मास्टर जी ने इन बच्चों के लिए किया, ऐसा तो खुद के माँ बाप तक नहीं करते। मास्टर साहब, मेरी इतनी बड़ी हवेली है, कल से आप उस हवेली में कहीं पर भी अपना कोचिंग सेंटर शुरू कर सकते हैं। प्रधान जी, अभी अभी आपने जो कहा वो लाखों लोग लाइव देख रहे हैं, इसलिए आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अरे नहीं नहीं, जब तक बारिश होती रहेगी तब तक मास्टर जी हमारी हवेली में ही पढ़ाएंगे। उसके बाद एक बहुत अच्छा स्कूल हम राकेश बेटे के लिए बनवा देंगे, जिससे कोई भी आसानी से पढ़ सके। तो इस तरह से राकेश की मेहनत रंग लाई और वो अगले दिन से प्रधान जी की हवेली के बहुत बड़े हॉल में बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। धीरे धीरे राकेश और उसके पढ़ाए हुए बच्चों का नाम पूरे देश में फैल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें कठिनाइयां तो आएंगी ही, लेकिन उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है। बारिश का मौसम एक अमीर इंसान के लिए स्वर्ग के समान होता है, लेकिन एक गरीब के लिए नरक के बराबर होता है। जब भी अखबारों में देखता हूँ या खबर सुनता हूँ तो भारत में ही बहुत सारी जगह मूसलाधार बारिश हो रही है, पर हमारे गांव में तो जैसे बारिश किसी ने रोक दी है। अरे क्या हुआ चाचा, आसमान की तरफ देखकर क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे राजू बेटा, क्या बताऊं, देश में कई जगह तो ऐसी बारिश हो रही है कि लोग तबाह हो गए, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल बारिश ही नहीं हो रही। कहीं हमारी फसलें तबाह ना हो जाए। अरे परेशान मत हो चाचा, सावन का महीना चल रहा है और कहते हैं सावन में तो बारिश जरूर होती है। अगले दिन ही सावन का सोमवार था। मनोहर लाल अपनी झोपड़ी से बाहर निकला तो देखा कि आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे। देखो देखो, हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। मैं जरा अपने खेतों की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद दुकान पर जाऊंगा। मनोहर अपने खेतों में काम करने के अलावा अपना घर चलाने के लिए किसी दुकान में भी काम करता था। सुबह सुबह हल्की बारिश होने लगी और मनोहर भागकर अपने खेतों की तरफ गया। उसकी फसलें लहरा रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई। अपनी फसलों को चूमकर वो अपने घर आ गया। अरे पापा, आप तो बारिश में भीग गए,
मैं भी बाहर बारिश में नहाने जा रहा हूँ। इतना कहकर मनोहर लाल का बेटा विक्की बाहर बरसात में नहाने चला गया। इधर मनोहर लाल दुकान जाने की तैयारी करने लगा। सुशीला, मैं दुकान जा रहा हूँ। लेकिन बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, ना ही आपके पास छाता है और ना ही रेनकोट। दुकान जाते जाते तो भीग जाएंगे आप। अरे तो क्या हुआ, वैसे भी पहली बार हमारे गांव में बारिश हुई है, दुकान जाकर सुखा लूंगा खुद को। मनोहर भीगते हुए ही दुकान पहुंच गया। दुकान के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे देखा और उसे फटकार लगा दी। मनोहर, अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रहे जो बरसात में भीगते हुए दुकान चले आए। पूरी दुकान गंदी हो जाएगी। मालिक, मेरे पास ना ही छाता है और ना ही रेनकोट। दुकान भी टाइम पर आना जरूरी था, इसलिए भीगते हुए आ गया। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं पॉलिथीन में दूसरे कपड़े लाया हूँ। ठीक है, जल्दी से दुकान के पीछे जाकर कपड़े बदल लो और काम पर लग जाओ। कल से छाता या रेनकोट ले लेना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। रात में सब लोग घर आ गए और बारिश कई गुना तेज हो गई। ये ऊपर वाला भी ना जाने क्या क्या करता रहता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। जब तक बारिश नहीं हो रही थी तब तक बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी। एक बूंद तक के लिए तरस गए थे हम लोग। और अब जब बारिश शुरू हुई तो इतनी तेज होने लगी कि पूछो मत। इतनी तेज बारिश में तो मेरी फसलें खराब हो जाएंगी। मैं अभी खेतों में होकर आया। मनोहर भागकर उसी रात अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि उसके खेत की फसलें करीब आधी डूब चुकी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। ये नजारा देखकर मनोहर घबरा गया। हे भगवान, ये तूने क्या किया? उस रात मनोहर लाल अपने खेत में ही रुका रहा। किसी पेड़ के नीचे वो बैठ गया और अपनी फसलों को डूबता हुआ देखता रहा। देखते ही देखते उसकी नींद लग गई और वहीं पेड़ के नीचे सो गया। सुबह गांव के कुछ लोग खेत में मस्ती कर रहे थे, तभी नदी में एक आदमी की लाश दिखाई दी। अरे मोनू, ये रातों रात अपने गांव में नदी कहाँ से आ गई? और नदी के किनारे देखो, लगता है किसी की लाश पड़ी हुई है। हाँ यार, कहीं कोई गांव का आदमी ही तो इस नदी में नहीं डूब गया। उन लोगों ने लाश को बाहर निकाला तो देखा वो कोई और नहीं बल्कि मनोहर लाल था। अरे, ये तो अपने गांव के मनोहर चाचा हैं। इनकी सांसें तो चल रही है। कल्लू, तो इनकी छाती पर खड़ा हो जा, इससे अंदर का पानी बाहर आ जाएगा और इन्हें होश भी आ जाएगा। कल्लू ने वैसा ही किया। कल्लू मनोहर की छाती पर चढ़कर उछलने लगा, जिससे उनके अंदर का पानी मुंह के रास्ते बाहर निकल गया और उन्हें तुरंत होश भी आ गया। अरे कल्लू, मोनू, तुम सब यहाँ? ये मैं नदी के किनारे क्या कर रहा हूँ? अरे मनोहर चाचा, ये कोई नदी नहीं बल्कि आपका खेत है। पिछले 2 दिन से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तक बारिश हो रही है और इतनी बारिश के चलते ही आपका पूरा खेत भर गया और उसने नदी का रूप ले लिया। कल्लू, मेरी सारी फसलें खराब हो गई। मनोहर चाचा, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो हम लोग अपने खेतों की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारी फसलों का क्या हुआ। वो सारे लोग अपने खेतों की तरफ गए तो उनके सारे खेत भी नदी बन चुके थे। मनोहर अपने घर पहुंचा तो देखा उसकी झोपड़ी उड़कर कहीं दूर जा चुकी थी। उसकी पत्नी और उसका बेटा किसी पत्थर पर बैठे हुए थे। सुशीला, विक्की, हमारा घर कहाँ चला गया? आप तो रात भर पता नहीं कहाँ थे। रात में बारिश इतनी तेज हुई और तूफान इतनी तेज आया कि वो हमारे घर को भी अपने साथ उड़ा ले गया। किसी तरह मैंने विक्की के साथ मिलकर सारा सामान प्रधान जी के घर में रख दिया है, पर हम अपना घर नहीं बचा पाए। मनोहर ने आसमान की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। भगवान, इससे अच्छा तो ये था कि तू हमारे पूरे गांव को ही खत्म कर देता। कम से कम तड़प तड़प कर तो हम लोगों को नहीं मरना पड़ता। अब तू ही बता, हम लोग कहाँ जाए, किसके घर जाकर रुके? मेरी फसल तो बर्बाद कर ही दी तूने। मेरा छोटा सा घर था वो भी छीन लिया। मनोहर लाल के इतना बोलते ही आसमान में बहुत ही खौफनाक गर्जना हुई। बादल फटने लगे और पानी का अंबार उस गांव की धरती पर कुछ ऐसे बरसने लगा जैसे बहुत बड़ा पानी का टैंक किसी ने फाड़ दिया हो। अचानक पूरे गांव में इतनी तेज बाढ़ आ गई कि सारे मकान, सारी झोपड़पट्टियां वो तूफान अपने साथ बहाकर ले जाने लगा। सुशीला, विक्की! पूरा गांव उस बाढ़ में बहता जा रहा था, फिर चाहे उस गांव का प्रधान हो या कोई गरीब आदमी। यहाँ तक कि बड़े बड़े पेड़ पौधे भी टूटकर गिर रहे थे। हे भगवान, मैंने तुझे गलत कहा तो मेरे पापों की सजा मेरे परिवार और मेरे गांव वालों को क्यों दे रहा है? अगर आप चाहो तो मेरी जान ले लो, पर इन सबको छोड़ दो, बचा लो इन्हें।
में अचानक मनोहर के हाथ में कोई कपड़े जैसी चीज आई। उस कपड़े को पकड़कर वो किसी तरह किनारे आ गया जहाँ पर बरगद का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था। जिन कपड़ों को पकड़कर वो बाहर आया था वो कपड़े सोने और चांदी जैसे चमक रहे थे। भगवान, मैंने तुझसे कहा था कि मेरी जान ले ले और बाकी लोगों की जान बचा ले, लेकिन तूने तो मुझे ही बचा लिया। फिर से तूने अन्याय किया मेरे साथ। तभी अचानक जिन कपड़ों को पकड़कर वो बाहर आया था वो खुद ब खुद उड़कर बरगद के पेड़ में टंग गए। मनोहर, तुम बहुत शिकायतें करते हो। मैं जादुई सोने का रेनकोट हूँ। और मैं जादुई चांदी का रेनकोट। तुम हमेशा भगवान से शिकायतें करते रहते हो ना, इसीलिए भगवान ने हम दोनों को तुम्हारे पास भेजा है। अब भगवान का सारा काम तुम करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि भगवान का काम आसान नहीं होता। अब तुम पूरे गांव को बचाओगे। लेकिन मैं इन गांव वालों को कैसे बचा पाऊंगा? सामने देखो, सारे गांव वाले मेरी आंखों के सामने बहते जा रहे हैं। इन्हीं में मेरी पत्नी और मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ होंगे, पता नहीं जिंदा भी होंगे या नहीं। वो सब हमें नहीं पता। मुझे यानी सोने के रेनकोट तुम पहन लो और ये चांदी का रेनकोट अपनी पत्नी को पहना देना। उसके बाद सब सही होने लगेगा। अब जल्दी से जाओ और अपनी पत्नी को ढूंढो पहले। मनोहर ने तुरंत सोने का रेनकोट पहना और चांदी का रेनकोट अपने हाथ में ले लिया। उसने तैरते हुए अपनी पत्नी और विकी को ढूंढ लिया। उसने अपनी पत्नी को चांदी का रेनकोट पहना दिया। सब लोग हमारे रेनकोट में आ जाओ, वरना मारे जाओगे सब। जैसे जैसे सभी आदमी मनोहर के रेनकोट के पास और सभी औरतें सुशीला के रेनकोट के पास आते जा रही थी, वैसे वैसे उनका रेनकोट बड़ा होता जा रहा था। इस तरह सारा गांव उनके रेनकोट के अंदर आ गया। अब बारिश तो हो रही थी, पर तूफान और बाढ़ आना बंद हो गई। खेत की फसलें भी ठीक हो गई। सब हैरान हो गए। ये सब इन सोने चांदी के रेनकोट का कमाल है। जब तक इन जादुई रेनकोट का साया इस गांव पर रहेगा, तब तक कोई नुकसान नहीं होगा। और ऐसे ही सभी खुशी खुशी रहने लगे।